जब पानी ठंडे तापमान के संपर्क में आता है तो बर्फ के रूप में जम जाता है और जब वही बर्फ गर्म तापमान के संपर्क में आती है तो तरल पानी का रूप ले लेती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक ऐसा वक्त भी आया था जब बर्फ के एक बड़े टुकड़े को ट्रक में लोड करके सहारा के गर्म रेगिस्तान से गुजरना था। इस सफर की सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि ट्रक में लोड बर्फ को किसी भी हाल में पिघलने नहीं देना था। तो क्या यह चैलेंज पूरा हो पाया था और उस बर्फ के टुकड़े को कब, क्यों और कहां ले जाया जा रहा था? गर्म रेगिस्तान में क्यों नहीं पिघली थी बर्फ? इस बर्फ के टुकड़े की कहानी साल 1959 में शुरू होती है, जिसे नॉर्वे के मो आय राना शहर से सेंट्रल अफ्रीका में गैबोन देश की राजधानी लिब्रेविले तक ले जाना था। इस बर्फ के टुकड़े का कुल वजन 3050 किलोग्राम था, जिसे ट्रक में लोड किया गया था और उसे ठंडा रखने के लिए कोई फ्रिज या रेफ्रिजरेटर की सुविधा नहीं थी। तो सवाल आता है कि आखिर इस बर्फ के इतने बड़े टुकड़े को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक क्यों पहुंचाया जा रहा था? तो हम आपको बता दें कि इसके तार यूरोपीय देश लग्जमबर्ग से जुड़े हुए हैं, जहां साल 1958 में एक रेडियो शो प्रसारित हुआ था। इस रेडियो शो को विश्व प्रसिद्ध बनाने के लिए आइस ब्लॉक नाम का एक अनोखा चैलेंज रखा गया था, जिसके तहत अगर कोई इंसान 3 टन वजनी बर्फ के टुकड़े को आर्कटिक से अफ्रीका महाद्वीप तक पहुंचाने में कामयाब हो जाता है तो उसे इनाम के तौर पर $48 मिलियन देने का ऐलान किया गया था। ये धनराशि अपने आप में बहुत ही बड़ी रकम थी, जिसे पाने के लिए दुनिया भर के नागरिक उत्साहित हो गए थे। लेकिन इस चुनौती की 3 अहम शर्तें भी थीं, जिसके मुताबिक बर्फ एक ब्लॉक में होनी चाहिए, उसे सिर्फ बाय रोड ही आर्कटिक से अफ्रीका लाना था और तीसरी चुनौती ये थी कि बर्फ को जमाए रखने के लिए किसी फ्रिज या रेफ्रिजरेटर का यूज नहीं करना था। इस चैलेंज को देने वाले रेडियो स्टेशन और उसकी टीम को अच्छी तरह से पता था कि किसी भी इंसान के लिए इन शर्तों को पूरा करते हुए बर्फ के टुकड़े को 8500 किलोमीटर का सफर तय करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाना इम्पॉसिबल था। इसलिए उन्होंने इनाम के तौर पर इतनी बड़ी धनराशि का ऐलान किया था। इस सफर के दौरान बीच में अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान भी शामिल था, जिसके 2500 किलोमीटर के दायरे में हमेशा गर्मी रहती है और उसका तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ज्यादातर लोगों ने इस चुनौती को मुश्किल समझकर पूरा करने की कोशिश तक नहीं की थी, लेकिन कुछ महीनों बाद ब्रिगर नेटविक नाम के एक व्यक्ति ने ऐलान किया कि वो इस चैलेंज को पूरा करेगा। ब्रिगर नॉर्वे की एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर थे, जहां इंसुलेशन मटेरियल बनाने का काम किया जाता था। ये एक ऐसा प्रोडक्ट था जो बर्फ को गर्म तापमान में पिघलने से बचा सकता था। लेकिन ये मटेरियल सच में कितना कारगर साबित होता है और ब्रिगर आइस ब्लॉक चैलेंज को पूरा कर पाएंगे या नहीं, इसे लेकर दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स में खबर छपने लगी थी। रेडियो चैनल को ये एहसास हुआ कि अगर ब्रिगर इस चैलेंज को पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे तो रेडियो चैनल को इनाम के तौर पर छोटी मोटी रकम अदा करनी पड़ेगी और इससे कंपनी को काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। रेडियो चैनल की तरफ से आइस ब्लॉक चैलेंज को खत्म कर दिया गया था, लेकिन ब्रिगर और उनकी टीम इस चैलेंज को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित थी और वो चैलेंज के खत्म होने तक विश्व में काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे। ब्रिगर जानबूझकर चैलेंज को पूरा करना चाहते थे ताकि दुनिया भर में उनकी कंपनी का नाम हो सके और उन्हें अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आसानी से फंड मिल जाए। इस सफर को आसान बनाने के लिए एक टीम बनाई गई थी, जिसमें 4 ट्रक ड्राइवर, 1 इंजीनियर, 1 मैकेनिक और 2 कैमरामैन शामिल थे। वहीं चैलेंज को पूरा करने के लिए नॉर्वे में 1000 साल पुराने ग्लेशियर को काटने का काम शुरू किया गया था, लेकिन 3 टन वजनी बर्फ को एक टुकड़े में काटना काफी मुश्किल काम था। 200 किलोग्राम के बर्फ के टुकड़ों को काट कर एक बड़ा ब्लॉक बनाकर तैयार किया गया था, जिसका वजन 3050 किलोग्राम था। ब्रिगर और उनकी टीम के इस काम को देखकर कई दूसरी कंपनियां भी उत्साहित हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने इस चैलेंज को पूरा करने में ब्रिगर की मदद की। इस मदद के तहत स्कैनिया ने कंपनी को ट्रक उपलब्ध करवाया था, तो वहीं शेल कंपनी ने ईंधन का खर्च उठाया था। इसके बाद 3050 किलोग्राम वजनी बर्फ के टुकड़े को ट्रक में लोड किया गया और उसे चारों तरफ से खास तरह के मटेरियल से कवर किया गया था, ताकि सफर के दौरान बर्फ कम से कम पिघले। अब समय आ चुका था कि ट्रक को उसके चैलेंज के लिए रवाना किया जाए।
जिसके तहत 27 फरवरी 1959 को सफर की शुरुआत हुई थी। नॉर्वे के कई शहरों से निकलते हुए ट्रक को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था, क्योंकि ये पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ था और वहाँ तापमान भी काफी ज्यादा ठंडा था। इस ट्रक को फ्रांस और डेनमार्क जैसे देशों से होकर गुजरना था, जहां आम जनता, मीडिया और पुलिस चैलेंज को पूरा करने में ट्रक की मदद कर रही थी। जब ये ट्रक बर्फ के ब्लॉक को लेकर पेरिस शहर पहुंचा, तो पुलिस ने ट्रक को खाली जगह देने के लिए ट्रैफिक को साइड करना शुरू कर दिया था, जबकि ट्रक के साथ चलते हुए पेरिस को क्रॉस करने में उसकी मदद की थी। इसी तरह ये ट्रक जिस भी शहर और देश से होकर गुजरता था, लोग सड़क किनारे खड़े होकर ड्राइवर का हौसला बढ़ाते थे और चैलेंज जीतने को लेकर नारे लगाते थे। यूरोप तक का सफर ट्रक ने आसानी से पूरा कर लिया था, जहां उसे जगह जगह पर लोगों और कंपनियों की मदद मिली थी। लेकिन एक हफ्ते बाद इस ट्रक को जहाज में लोड किया गया था, क्योंकि अफ्रीका की जमीन पर कदम रखने के लिए समुद्र को पार करना था। जैसे ही ट्रक के टायर अफ्रीका की जमीन पर पड़े, वहां के माहौल और गर्म तापमान ने चैलेंज को पहले ही पल से मुश्किल बना दिया था। अफ्रीका में न सिर्फ ज्यादा गर्मी थी, बल्कि वहां के धूल मिट्टी और रेत भरे माहौल में ट्रक चलाने से उसके इंजन में खराबी आने का डर भी बना हुआ था। लेकिन ब्रिगर की टीम जानती थी कि उन्हें क्या करना है, लिहाजा अफ्रीका का गर्म तापमान और सहारा रेगिस्तान की रेत भी उन्हें चैलेंज पूरा करने से नहीं रोक सकती थी। ये ट्रक और उसके क्रू मेंबर्स प्राकृतिक चुनौतियों का सामना कर सकते थे, लेकिन उन्हें अफ्रीका के जिस हिस्से में सफर करते हुए आगे बढ़ना था, वहां उस समय युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। कई फ्रीडम फाइटर्स सहारा के बीहड़ इलाकों और चट्टानों के आसपास छिपे रहते थे, जो सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए रास्ते से गुजरने वाले ट्रक को अपने कब्जे में ले लेते थे। ब्रिगर की टीम पर इन्हीं लोगों का खतरा मंडरा रहा था, जो अगर ट्रक को कब्जे में ले लेते तो चैलेंज को किसी भी हाल में पूरा नहीं किया जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ अफ्रीका के गर्म तापमान के बीच बर्फ को पिघलने से बचाना भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसकी वजह से ट्रक को बिना रुके जल्दी से जल्दी उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाना था। फ्रांस और अफ्रीका ने मिलकर कुछ जगहों पर ट्रक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपनी टीम भेजी थी, जबकि कुछ जगहों पर ट्रक और क्रू मेंबर्स को अपने जोखिम पर ही आगे बढ़ना था। इसके साथ ही क्रू को ये आदेश दिया गया था कि वो सहारा के इलाके में कम से कम रुके और जल्दी वहां से बाहर निकल जाए। लेकिन उस दौर में इस इलाके में कोई भी पक्की या अच्छी रोड नहीं हुआ करती थी। रेत के ऊपर से तेज रफ्तार से गुजरने वाले ट्रक के टायर बार बार रेत में फंस जाते थे, जिसकी वजह से ट्रक को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता था। ट्रक के क्रू मेंबर्स टायरों में फंसी रेत को बाहर निकालने में अपनी ऊर्जा खर्च कर देते थे, जबकि इस काम में काफी ज्यादा समय लग जाता था। इतना ही नहीं, क्रू मेंबर्स अफ्रीका की बहुत ज्यादा गर्मी को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसका सीधा असर उनकी सेहत पर पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ सहारा की रेत इंजन में ब्लॉकेज की वजह बन रही थी, जबकि ट्रक और आसमान के गर्म माहौल ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया था। क्रू मेंबर्स ने बर्फ के पिघलने वाले पानी को बाल्टी में इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, जिसे वो खुद भी पीते थे और सहारा रेगिस्तान से गुजरने वाले जानवरों और मुसाफिरों को भी पिलाते थे। इसके साथ ही क्रू मेंबर्स को कई रातें सहारा रेगिस्तान की रेत में खुले आसमान के नीचे बितानी पड़ी थी, जहां वो एक स्लीपिंग बैग के अंदर सोते थे। हालांकि इस दौरान रेगिस्तानी मकड़ी, बिच्छू और सांप के हमले का खतरा बना रहता था, लेकिन क्रू मेंबर्स को किसी भी तरह से चैलेंज को पूरा करना था। खैर, सभी मुश्किलों का सामना करते हुए आखिरकार ट्रक अफ्रीका के रेगिस्तानी और गर्म इलाके से बाहर निकलने में कामयाब हो गया था, जिसके बाद बर्फ के पिघलने की रफ्तार एक बार फिर धीमी हो गई थी। इस तरह ये ट्रक अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हो गया, जिसे नॉर्वे से लिब्रेविले तक का 8,500 किलोमीटर का सफर तय करने में लगभग 28 दिन का लंबा वक्त लगा था। ट्रक और क्रू मेंबर्स के शहर में पहुंचते ही उनका जमकर स्वागत किया गया था और उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना खिलाया गया था। अब वो घड़ी आ गई थी जब दुनिया भर के लोग ये जानना चाहते थे कि नॉर्वे से लिब्रेविले पहुंचने वाले ट्रक में बर्फ का ब्लॉक है या नहीं। जब ट्रक के कंटेनर को खोला गया तो मीडिया और आम आदमी हैरान रह गए थे, क्योंकि 28 दिन के लंबे और गर्म सफर को तय करने के बावजूद भी आइस ब्लॉक का कुल वजन 2,714 किलोग्राम था। यानी इस सफर के दौरान सिर्फ 336 किलोग्राम बर्फ पिघली थी, जो कुल बर्फ का लगभग 11% हिस्सा थी।
ब्रिगर और उनकी कंपनी अपने चैलेंज को पूरा करने में कामयाब हो गई, जिसे विश्व भर में खूब वाहवाही मिली थी और इससे कंपनी को अपना व्यापार बढ़ाने में भी मदद मिली थी। भले ही रेडियो चैनल ने अपने चैलेंज को खत्म कर दिया था, लेकिन अगर ये चैलेंज खुला रहता तो ब्रिगर के क्रू मेंबर्स एक बड़ी धनराशि जीतने में कामयाब हो जाते। खैर, चैलेंज पूरा होने के बाद बर्फ के इस बड़े ब्लॉक को काटने का काम शुरू किया गया था, जिसे स्थानीय लोगों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। उस दौर में लिब्रविले के लोगों के लिए ठंडी ठंडी बर्फ किसी चमत्कार से कम नहीं थी, क्योंकि अफ्रीका के इस इलाके में गरीबी थी और हर किसी के पास फ्रिज या रेफ्रिजरेटर नहीं होता था। इस चैलेंज को पूरा करने वाली कंपनी को आज ग्लावा आइसोलेशन के नाम से जाना जाता है, जबकि साल 1959 में ट्रक चैलेंज पूरा करने के बाद इस कंपनी की सेल साल दर साल बढ़ती ही चली गई थी। इस आइस चैलेंज के बारे में जानने के बाद एक बात तो तय है कि अगर इंसान के इरादे पक्के हों तो वो किसी भी मुश्किल काम को पूरा कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।